हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़नाइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ की टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि रीथिंकिंग सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छी ये आर्टिकल है। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। कुछ नया यहाँ पे बात की गई है। आईडी, हेल्थ आईडी की बात करेंगे यहाँ पे, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। थोड़ी लेंदी आर्टिकल है, बट कोई नहीं, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए यहाँ पे एक अलग से काउंसिल बनाया गया है, इसके बारे में है। फिर इतनी ही टॉपिक आज हम लोग देख पाएंगे। टाइम बचेगा तब और देखेंगे, वैसे टाइम नहीं बचेगा क्योंकि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। शानदार तरीके से समझाया गया है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद साइंस एंड टेक की एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुकी है, बाकी सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सोशल इश्यूज़ हम लोग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के लेसन देखेंगे। एक आपका कल्चर का कभी भी आ जाएगा क्योंकि लिंगराज टेम्पल के बारे में ही है। साथ ही स्कीम्स जो जो न्यूज़ में है उसके बारे में, और न्यूज़ इन शॉर्ट। तो मिला जुला कर मुझे लगता है 3-4 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मैगजीन। अभी तक सितंबर मंथ की आई नहीं है, सितंबर मंथ की आएगी तो मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ, फिर आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं सोशल इश्यूज़ की लेसन। तो ये 4 क्वेश्चन मैं पूछी थी। सबसे पहले कि फ्लैश ड्रॉट क्या होता है। सेकंड है कि बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन ये किसे कहते हैं। थर्ड है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि इसे हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये ट्रॉपिकल वेटलैंड जो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका ये कैटेगरी है। तो ऑब्वियस है कि मैंग्रोव्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बताना है कि नैरोबी कन्वेंशंस का इंडिया पार्ट है कि नहीं। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बट फ्लैश ड्रॉट है क्या, ये समझते हैं। फ्लैश ड्रॉट मतलब कि आप समझिए कि जब आपका रैपिड ऐसा प्रोसेस हो जाए जिसमें कि इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाए। इट मीन्स कि मान लीजिए कि मार्च मंथ में सबको अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, लेकिन अप्रैल मंथ में ऐसा हो जाए कि सडन चेंज हो जाए टेम्परेचर, और इतना हाई टेम्परेचर हो जाए, यानी कि एकदम से हाई टेम्परेचर हो जाए, लू वगैरह चलने लगे, और प्रिसिपिटेशन भी ना हो, बारिश भी ना हो, और लंबे समय तक जो है ऐसा मौसम रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। यानी कि एकदम रैपिड से जो है सारा आपका जो है ना पूरी तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो जाना। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो एग्रीकल्चर लैंड में होता है। मार्च मंथ में खेती बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन अप्रैल मंथ में क्या हुआ कि इतना तेज़ धूप होने लगा, इतना ज़्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन होने लगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि वो जो ज़मीन थी, हरी भरी ज़मीन थी जिस पे खेती हो रहा था, वो बंजर हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। BSI एसओ के बारे में अगर देखें तो यानी कि ये हीट का ट्रांसफ़र है। इंडियन ओशन से जो गर्मी यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है वो भी कहाँ, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और रफली आपको ये 10 से 50 दिन में देखने को मिलेगा। और ये कब प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस मेनली मानसून के टाइम में देखने को मिलेगा, जो कि जून से सितंबर तक का पीरियड होता है। थर्ड हम लोग मैंग्रोव देखें, एंड फोर्थ वन इज़ नैरोबी कन्वेंशन, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। लेकिन नैरोबी कन्वेंशन है क्या, ये एक पार्टनरशिप है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट, सोशल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एक साथ आकर काम करते हैं, और वो भी वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के लिए, कि यहाँ पे हेल्दी रिवर्स हो, हेल्दी कोस्ट हो, हेल्दी ओशंस हो। तो इन सब के मैटर पे जो है मेनली यहाँ पे आपका काम किया जाता है, बात किया जाता है, जिसको हम लोग नैरोबी कन्वेंशन कहते हैं। फाइन, अब आते हैं हम लोग सोशल इश्यूज़ के आर्टिकल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आर्टिकल रीथिंकिंग सोशल सिक्योरिटी। तो ये है क्या, न्यूज़ में क्यों है। कोविड-19 की क्राइसिस देखने को मिली, और कोविड-19 के क्राइसिस के कारण जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत ज़्यादा लूप होल देखने को मिला। कि हमारे यहाँ जितना भी बात किया जाता है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स दिए जा रहे हैं, किस लिए स्कीम्स लाए जा रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग हैं उनको सिक्योर कर सके। सिक्योर इन पर्सपेक्टिव ऑफ बहुत सारे तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो, जितने भी लोग हो उनको सही तरीके से जो है उनको पेंशन मिलते रहे, उनको और भी कोई तरीके का प्रॉब्लम है जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मिले, उनको जो है इक्वल डिसीजन मेकिंग का एक पावर मिले। और विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, अगर कोई वृद्ध है, कोई एजेड पर्सन है, तो उनको घर में रहने का अच्छा सा माहौल मिले, अगर वो नहीं रह पा रहे तो उनके लिए ओल्ड एज होम का व्यवस्था करें, साथ ही उनको मेडिकल जो सर्विस है वो बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार के द्वारा सोशल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारे योजना स्कीम चलाया जाता है। लेकिन इस तरीके का जो हमारे यहाँ आपदा आया, इसको एक डिजास्टर ही कह रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक है, महामारी है, इस समय पता चला कि हमारे कंट्री में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतने ज़्यादा दिए जाते थे, तो उसका क्या, उसमें क्या क्या कमियां खामियां थी।
तो पहले ये समझिए कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हमारे सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी लोग जो कि रहते हैं, हाउस होल्ड में रहते हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी देना चाहिए, इनकम सिक्योरिटी का गारंटी देना चाहिए, और पर्टिकुलरली ओल्ड एज और जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो कि बेरोज़गार है लोग, सिकनेस है, जो बीमार है, डिसेबल्ड है, यानी कि मान लीजिए कि वर्क इंजरी है, या फिर मैटरनिटी है, या फिर यहाँ पे ब्रेड विनर का लॉस है। तो किसी भी कैटेगरी के लोग हो, हर एक कैटेगरी के लोग जो है उनके हिसाब से, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से सरकार जो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उनको हम लोग सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। इससे क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा मदद होता है ओल्डर पीपल को, कि उनको इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप लोग देखो कि वृद्धा पेंशन योजना है, आपका मानधन पेंशन योजना है, तो वो तो गरीब लोगों के लिए भी है। तो ऐसा भी है, आपका जो है नेशनल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है। तो बहुत तरीके का योजना लाया गया, जिसमें कि जो 60 साल के बाद जो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उस समय जो है उनको कोई एक इनकम सिक्योरिटी होना चाहिए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग हैं, अनऑर्गेनाइज कहने का मतलब है कि जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने खुद के वेंडर्स होते हैं, अपना खुद का कुछ भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ बना कर अगर वो बेच रहे हैं, तो वो सारे अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आते हैं, जिनका ये रहता है कि वो जब तक कमाएंगे, जब तक काम करेंगे तब तक कमाएंगे और तब तक खाएंगे। अगर वो ओल्ड एज में आते हैं, उनकी अगर शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रहती है कि वो उस तरीके से काम कर पाए, तो सरकार के द्वारा उनको जो है इस तरीके का पेंशन देने का भी जो है वादा किया गया है, एक बेनिफिट दिया गया। तो इससे ओल्ड एज पर्सन को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलता है उनके बीमारी के टाइम में। अगर मान लीजिए कि उनको किसी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बेरोजगार है, या फिर रिटायरमेंट ईयर 60 ईयर्स के बाद जो है उनको इस तरीके का काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही बच्चों की बात करें तो बच्चे भी इस तरीके का सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं। उनके फैमिली को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल पाता है, जिससे कि बच्चों के एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। साथ ही अगर हम लोग एम्प्लॉयर्स और जो इंटरप्राइजेस है उनकी अगर हम लोग बात करें, तो सोशल सिक्योरिटी से क्या होता है कि एक स्टेबल लेबर रिलेशन यहाँ पे मेंटेन होता है। साथ ही साथ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी होता है। जहाँ पे भी आप देखोगे कि काम होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह आप लोग देख लो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता है। महिलाओं को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता। लेकिन इस तरीके का अगर कानून होता है, इस तरीके का अगर सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे स्कीम्स होता है, तो क्या होता है कि महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सबको इक्वल समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ जो है एक स्टेबल होता है, यानी कि जो लेबर रिलेशन है ना, उनमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो ये सोशल कोहेजन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। और ओवरऑल आप देखोगे कि कंट्री का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो सोशल सिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, लोगों को टाइम पे पैसे दिया जाए, लोगों को अगर किसी भी चीज़ की कमी हो रही है उसका अगर सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में अगर उनको मदद कर देते हैं लोगों को, तो लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं जो है और ज़्यादा बेटर होने लगता है। सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे संविधान में भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान है। तो आर्टिकल 21 है, जो कि हमारे यहाँ के.एस. पुट्टास्वामी जो केस था उसके बेसिस पे इसको इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 21 में जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो इसमें क्या है कि हमें हक से जीने का अधिकार है, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और ये सारे लोगों को है। तो ये सारा जो राइट्स है ना, काफ़ी एसेंशियल है कि ह्यूमन बींग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, और वो भी सिविलाइज सोसाइटी में। जैसे कि खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कपड़े हो, और अगर बीमार हो तो मेडिसिन आपको उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आपको पढ़ने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन की अच्छी खासी व्यवस्था हो। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 में कहा गया है। बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, DPSP आप कहते हो, जो कि आप इस बार देखे हो 2020 के प्रीलिम्स में DPSP से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत है जिसके बेसिस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ, अपने स्टेट में, अपने राज्यों में वो कानून लेकर आते हैं। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल 38 है। 38 में ये मैंडेट किया गया है कि एक वेलफेयर हमारा सोसाइटी को प्रमोट करना है, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। लोगों को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से जो है सरकार को काम करना चाहिए। आर्टिकल वही 41 है DPSP का, जिसमें कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है कुछ सर्टेन केस में। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे आज के डेट में अनएम्प्लॉयड हैं, और ऊपर से कोविड-19 के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोज़गार लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो उनको सबसे पहले यहाँ पे सरकार का काम है कि उनको
रोज़गार प्रोवाइड करना, साथ ही ओल्ड एज पर्सन है तो उनको ओल्ड एज होम की व्यवस्था कराना अगर वो बेघर है, या फिर उनको पेंशन्स प्रोवाइड करना, उनको खाने के लिए फूड पीडीएस के थ्रू फूड प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम सरकार के द्वारा आर्टिकल 41 के थ्रू किया जाता है। सीखने से अगर कोई बीमार है या फिर कोई डिसेबल है, तो जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनको यहाँ पे वेलफेयर यानी कि उनको यहाँ पे जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस के तहत जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट देना है। साथ ही आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 में क्या है कि जस्ट यहाँ पे आपका जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस जो काम का है और मैटरनिटी रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि काम करती है, बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, यानी कि पेड लीव भी देने की बात की जाती है कि वो घर में रहकर जो है अपना देखभाल कर सकते हैं और उनका जो है मंथली इनकम कट नहीं किया जाएगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम का भी यहाँ पे प्रोविज़न होता है कि वो चाहे तो घर से भी काम कर सकते हैं। तो जो मैटरनिटी रिलीफ आप देखते हो, मैटरनिटी एक्ट है हमारे यहाँ, जिसमें कि पहले 12 वीक था, लेकिन उसको बढ़ा के 26 वीक का जो पेड लीव है वो बढ़ा दिया गया। तो ये सारा जो काम किया जाता है, हमारे यहाँ कानून लाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो किसके अधीन लाया जाता है? ये आर्टिकल 42 है हमारे डीपीएसपी में, जिसके अधीन इस तरीके का जो है कानून लाया जाता है। तो ये आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का। लेकिन अब यहाँ पे कुछ देखते हैं दूसरी एंगल, एग्जाम्पल देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इंडिया में कैसा है। तो जब से हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक कानून बनाया गया था, जिसमें 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, उनको यहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाता है। यानी कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन क्या कि अगर आप जो जैसे आप किराना स्टोर में चले जाओ या फिर आप लोग जो है कोई भी मॉल वगैरह, बिग बाजार या ये सब से जाकर अगर आप शॉपिंग करते हो, तो आपको एक जो मिनिमल रेट है ना, उसमें आपको जो एमआरपी होता है उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपका जो भी 1 केजी का अगर कोई भी दाल वगैरह खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, तो वो जैसा आपको नॉर्मल रेट में है वही मिलेगा। लेकिन सब्सिडाइज करने का मतलब है कि सरकार इसमें सब्सिडी देती है और सस्ते दाम में मिलता है ये। यानी कि मान लीजिए कि 50 रुपये किलो अगर आपको यहाँ पे दाल मिल रहा है, तो इस तरीके से सब्सिडाइज रेट में कितना मिलेगा, तो 20 रुपये किलो मिलेगा या 15 रुपये किलो मिलेगा। तो इतने सस्ते रेट में जो है ना, सरकार यहाँ पे 50% अर्बन पॉपुलेशन को और 75% रूरल पॉपुलेशन को इस तरीके का फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, वो भी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि हम लोग पीडीएस कह रहे हैं। तो पीडीएस के अंदर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही मिनिमम यानी कि 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, इतने तक भी आपको देखने को मिलेगा कि चावल, दाल और साथ ही साथ उनको जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जो कि बेसिक है। ठीक है। सेकंड, यहाँ हमारे यहाँ मनरेगा है, जिसको यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहते हैं। इसका एम है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो लोगों को यहाँ पे गारंटी जॉब देना, वो भी 100 डेज़ का गारंटी जॉब देने के लिए यहाँ पे वो भी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो कि ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो उनको इस तरीके का प्रोविजंस देने के लिए 100 डेज़ के लिए उनको यहाँ पे फिक्स्ड वेजेस देने के लिए और फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पे मनरेगा लाया गया था। साथ ही यही रहा आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 का, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो भी विमेन काम करती है ना, तो उनको अब यहाँ पे 26 वीक्स तक जो है पेड लीव दिया जाएगा, यानी कि वो घर में रह सकती है, अपना देखभाल कर सकती है, साथ ही उनका मंथली इनकम उनको दिया जाएगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इस कानून के तहत। उसके अलावा अटल पेंशन योजना भी है, जिसमें कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपनी उनको सरकार जो है यहाँ पे एपीएस के तहत जो है 1000 से 5000 तक का भी जो है, अब तो थोड़ा बढ़ा भी दिया गया है 10,000 तक भी, जितना आप प्रीमियम भरते हो उस हिसाब से आपको 60 साल के बाद जो है पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब तो कुछ बेसिक है जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे मंथ्स में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नया आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या इशू है जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में। कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली होगी। सबसे पहला है कि लार्जली एक्सक्लूशन एरर देखने को मिला है स्कीम में, यानी कि यहाँ पे जो नीडी पॉपुलेशन है वो आज के भी डेट में इतने सारे जो स्कीम्स लाए गए हैं, जो बेसिक आप देख सकते हो कि फूड के लिए जो सस्ते दाम में फूड प्रोवाइड किया जाता है पीडीएस के थ्रू, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, या फिर पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, या फिर मैटरनिटी पेड लीव यहाँ पे दी जाती है। तो ये सारी कुछ बेसिक ऐसे स्कीम है जो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। बट
कोविड-19 के टाइम में ये पता चला कि जिसको यहाँ पे इस सारे स्कीम्स की ज़रूरत है ना, नीडी पॉपुलेशंस जो है ये आपके इस स्कीम से बाहर है। और जो ऐसे लोग जिनको ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग देखोगे कि पीडीएस के थ्रू जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि राशन कार्ड बनाते हैं नकली, झूठ मूठ का बनवाते हैं, और वो उसके थ्रू भी जो है उस तरीके का पीडीएस के थ्रू जो भी फूड ग्रेन्स मिलता है वो ले लेते हैं। मेनली वो ले लेते हैं, ये भी हो सकता है कि वो अपने घर में जो पेट एनिमल्स है उनको खिलाने के लिए लेते होंगे, या फिर वो उसको क्या करते होंगे कि गरीबों को या फिर दुकान में जाके बेच देते होंगे। बहुत सारा तरीका है ना, तो और भी काम वो कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं यहाँ पे पीडीएस में। और जो एक्चुअली नीडी है, जिनको एक्चुअली खाने के लिए ज़रा सा भी पैसे नहीं है, ज़रा सा भी कुछ भी उनके पास कोई भी तरीके का अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो सारे जो नीडी पॉपुलेशन है वो आज की भी डेट में पीडीएस सिस्टम से बाहर है। तो ये बहुत बड़ा लूपहोल पता चला है आज की डेट में। राशन अगर हम लोग देखें यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, तो ये बताया जा रहा है कि जो मेजर सेक्शन ऑफ पीपल है उस तक ये पहुँचा ही नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके का फूड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले लोगों को क्या ज़रूरत है, आधार कार्ड देना है, आपको पैन कार्ड देना है, न जाने क्या क्या देना होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचिए कि उस तरीके के गरीब लोगों को, एक तो उनको अवेयरनेस नहीं होता, उनको यही नहीं पता है कि आधार कार्ड कहते किसको है। चलो पता भी चल गया कि आधार कार्ड कहते किसको है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि बनवाना कहाँ है। मे बी वो इतने रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में रहते हैं कि उनके आसपास जो है आधार कार्ड बनवाने का कोई फैसिलिटी भी नहीं होता है, वहाँ पे शायद उस तरीके का बैंक भी ना हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि उनको बेसिकली पता ही नहीं होता है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी होती है। समटाइम्स आप देखोगे कि वो माइग्रेंट होते हैं, कभी इस जगह रह लिए, कभी उस जगह रह लिए, तो उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट को उतना ज़्यादा सेव करके नहीं रख पाते। समटाइम्स अगर चोरी हो गया डॉक्यूमेंट, तो उनको फिर ये नहीं पता होता कि कैसे दोबारा बनवाए, क्या करें नहीं करें, उनके लिए उतना ज़्यादा जो है उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये एक मेजर इशूज़ देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको इस तरीके के पीडीएस सिस्टम से बाहर रखा गया है। तब की सरकार को ये करना चाहिए कि बहुत सारे लोग जिनके पास इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पहले उनको हेल्प करे कि इस तरीके का डॉक्यूमेंट उनके लिए बनाए, उनको ये डॉक्यूमेंट के लिए उनको कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे दे, कुछ उनको समझाए बुझाए, उसके बाद जो है उनको इसमें इंक्लूड करे। बट यहाँ पे क्या है कि सरकार को, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, तो वो क्या करते हैं कि बस जो भी लोग के पास डॉक्यूमेंट है उसको इनरोल करते हैं, बाकी लोग बाहर रहे, उनको मतलब नहीं है कि नहीं। तो ये भी बात है कि यहाँ पे लार्ज एक्सक्लूजन देखने को मिला, यानी कि जिनको ज़रूरत है वो आज के भी डेट में ये सारे स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सेकंड है कि टॉप डाउन अप्रोच पॉलिसी फॉर्मेशंस का। तो पॉलिसी मेकर्स जो है वो अनअवेयर है, यानी कि जो आप देखोगे कि टॉप डाउन अप्रोच कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे यहाँ पे हमारा अप्रोच है। वही अगर आप देखोगे कि नीति आयोग जब लाया गया, तो नीति आयोग का मेन फंडा था कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलेंगे किसी भी पॉलिसी को, क्योंकि टॉप डाउन में क्या होता है ना कि ऊपर से नीचे तक आते आते जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं, जिनको बेसिकली इस तरीके का सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की ज़रूरत होती है, उनको मेनली ये फ़ायदा मिलता ही नहीं है। तो टॉप डाउन अप्रोच का कभी भी ये नहीं देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा लाभ देता है हमारे सोसाइटी को। तो यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा ये लाया गया था कि बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले अगर कोई भी स्कीम आ रहा है तो उसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, और सबसे बेसिक लेवल पे जो लोग हैं जिनको इस तरीके की स्कीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको यहाँ पे इसको इंक्लूड करना है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि कोई भी पॉलिसी बनाया जाता है तो उसको टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे स्तर में देखा जाता है, बल्कि ये करना चाहिए कि नीचे से ऊपर स्तर में करना चाहिए, है कि नहीं। साथ ही इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, कोई भी स्कीम आप देखते हो कि ग्राउंड लेवल पे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लोगों को पीडीएस के थ्रू जो है फूड ग्रेन सस्ते दाम में नहीं मिल रहा है, पेंशन, अटल पेंशन योजना के बारे में नहीं पता है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव के बारे में नहीं पता है। तो ये नहीं पता का क्या मतलब होता है कि सरकार जो है अपने स्कीम्स को लेकर तो आ रही है, पेपर पेन में दिखा रही है, बड़े बड़े मीडिया के सामने वो बताती है, न्यूज़पेपर में और सारी जगह आप लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट एक्चुअली जिनको इस तरीके की ज़रूरत है उनको ये इस स्कीम के बारे में पता है, और इस स्कीम के बारे में उनको बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि हम लोग यहाँ से उठ के जाएंगे? अगर आपके रिलेटिव है कोई तो आप ज़रूर उनको बताओ। अगर कोई गांव में रहते हैं, कहीं पे भी आप जाते हो जिससे कि आपको लगता है कि अगल बगल वाले लोगों को इस चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करो, क्योंकि आप लोग आज की डेट में जो है एक जागरूक जनता है। जागरूक जनता का काम क्या होता है कि दूसरों को जागरूक करना, ठीक है। आप ये सोचो कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और जो भी पढ़ रहे हो आपके पास नॉलेज है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो आज की डेट में आप सबसे बड़े मूर्ख हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर अपने नॉलेज को पैसे की तरह अगर आप तौल रहे हो कि नहीं, पैसे भी सेव करके रखना चाहिए, नॉलेज को भी सेव करके रखना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, तो आज की डेट में सबसे बड़े बुड़बक आप ही हो, क्योंकि आपका कुछ नहीं भला होने वाला है। नॉलेज क्या होता है ना कि जितना आप शेयर करोगे ना उतना आपका बढ़ेगा। पैसे से कभी भी इसको तुलना मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार देखी हूँ कि मुझे भी इस तरीके का कमेंट आता है कि अगर ये सारे लेक्चर्स को अगर और भी स्टूडेंट मैं शेयर कर दूंगा तो वो भी पढ़ के आगे निकल जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो देखिए, दूसरे पढ़ के आगे तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन आपका
कभी आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि इस तरीके की सोच से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर मेरी लेक्चर देख रहे हो तो मुझे ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो। और एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए क्या होता है कि आपको हमेशा देना होगा, यानी कि आपको अपनी नॉलेज देनी होगी, आपको जो है अपना अवेयरनेस, अपनी जागरूकता लोगों के साथ शेयर करना होगा, आपको अपना जो है हेल्प करना होगा दूसरे लोगों का। अगर आप इस तरीके के एटीट्यूड अभी से डेवलप नहीं करोगे तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। एडमिनिस्ट्रेटर तो आप उस तरीके के बन ही नहीं पाओगे, फिर बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा। मे बी आपका चयनित ही ना हो, आप उस तरीके का रिक्रूटमेंट ही आपके पास ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अभी से वो सारी एटीट्यूड को जो है ना आप बिल्डअप करो, अपने अंदर वो सारी चीज़ें लाओ। ये छोटी मोटी सोच को आप साइड में रखो। बहुत हो गया, ये स्कूल में चलता था कि चलो चीटिंग कर रहा है तो उसको छुपा छुपा के लिखते थे, वो उस समय तक ठीक लगता था। आज की डेट में ये ठीक नहीं लगता। जितना आपके पास नॉलेज है ना आप शेयर करो, दूसरे के साथ डिस्कस करो। इससे क्या होता है कि आप ही के नॉलेज में आप ही की वृद्धि होगी, आपको भी ये नहीं पता होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ लेकिन उसको माइंड नहीं कर पाती कभी कभी, लेकिन आप लोग को पढ़ाते टाइम जब मैं एग्जांपल देती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ ऑब्जर्व की थी बट रियलाइज़ नहीं की थी, ठीक है। उसको कभी भी मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं की थी। तो यहाँ पे आपसे डिस्कस करने से क्या होता है कि मुझे ये चीज़ों के बारे में और भी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो सेम थिंग आप लोग भी कर सकते हैं कि आप लोग किसी के साथ डिस्कस कीजिए, पढ़ाई कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। अगर आपके अगल बगल के लोग भी जागरूक होंगे ना तो वो इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। लेकिन आप ऐसे जगह पे जाके बैठ जाओ जिससे कि 4 लोगों को कुछ पता ही नहीं और आपको सब कुछ पता है, तो आपको इरिटेशन फील होगा, है कि नहीं। तो हमें अपने सोसाइटी को अगर डेवलप करना है ना तो सारे लोगों के साथ हम लोग को इस तरीके से शेयर करना होगा, सारे लोगों को जागरूक बनाना होगा, तभी हमारा सोसाइटी, हमारा कंट्री डेवलप हो सकता है। फाइन। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग देखो कि स्कीम की जो है ना ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ये सबसे बड़ी कमी होती है। और ये कमी होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही होता है कि उनको जो रिक्रूट किया जाता है, उनको जो पोस्टिंग दी जाती है, वो उनका जो काम होता है वो यही होता है कि जो सरकार के द्वारा स्कीम बनाया गया, सरकार का काम है स्कीम लाना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का काम है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। यानी कि इम्प्लीमेंट कब करोगे, जब आपको पता होगा उस स्कीम का A to Z चीज़ों के बारे में, आपको पता होगा कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। कोई लोग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते, कोई लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। पैसे सरकार के द्वारा बराबर दिया जाता है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आप करप्शन कर रहे हो, है कि नहीं। कहीं ना कहीं झोल कर रहे हो, वो पैसे को आप दबा रहे हो, कहीं ना कहीं पैसे को आप बचा रहे हो, आपने गलत काम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहिए, एक अच्छा सोसाइटी बनाने की कोशिश कीजिए। हमारी कंट्री की जो आप देखते हो हालत है वो बहुत बुरा हो चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, आप लोग उसको देखे हो, कल परसों वो हंगर इंडेक्स आया है, उसमें हमारी रैंकिंग नीचे से टॉप हो रहे हैं, हम लोग 94 आ चुके हैं। आप लोग समझ सकते हो कि कितनी गरीबी है। हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी पीछे है इस भूखमरी में। भूखमरी कह रही हूँ, गरीबी तो अब इसी से निकल कर आता है। भूखमरी और गरीबी आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग नीचे से टॉप हो रहे हैं, यानी हमारे कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो कि भूखे हैं आज की डेट में। और भूखे हैं, उनको ये पता ही नहीं है भूखे क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो पीडीएस की अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। सेकंड चीज़ ये है कि जो नीडी लोग हैं वो इस स्कीम के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कैसे है कि उन लोगों को जागरूक कीजिए। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। अब जहाँ गांव-गांव में लोग के पास इंटरनेट नहीं है, कम से कम उनके पास रेडियो तो है, वो रेडियो में सुनते हैं, तो उनको उनके लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो कि अवेयरनेस की कमी है। ऑब्वियस है कि अवेयरनेस ही नहीं है एक अच्छा खासा। अगर आप देखो कि आप इस तरीके का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अगर आप लास्ट 1 ईयर से या 1.5 साल या फिर 2-3 साल, जितने साल से भी आप पढ़ाई करो, आप अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में बहुत सारा चेंजेस देखे होंगे। जब आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन से पहले खुद को देखो और आज की डेट में खुद को देखो, तो आपको ये समझ में आता होगा कि इस तरीके के एग्जामिनेशंस में इंक्लूड होने से आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला होगा। अपने माइंड में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने थिंकिंग में बहुत तरीके का आपको चेंजेस देखने को मिला होगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ें होती है कि आपने ग्रैप्स किया, किसी चीज़ को ग्रैप्स किया। अब एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो वो बात की बात है, उसमें लक की ज़रूरत होती है। अगर आपका हार्डवर्क प्लस लक है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे चीज़ों को सीख लिए, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे सीखो जिससे कि आप 4 लोग को बता सको।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसी के साथ आप देखो कि एपैथेटिक एटीट्यूड जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनके लिए यहाँ पे कमी है। यानी कि हमारे कंट्री में आप देखोगे कि वल्नरेबल सेक्शन की कमी नहीं है। कहने का मतलब वल्नरेबल कहने का मतलब है कि दयनीय स्थिति है, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनको कि एक दिन में खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए उनके पास सर पे छत नहीं है, वो कहीं भी रोड साइड में सो जाते हैं, किसी शॉप के नीचे सो जाते हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, प्रॉपर कपड़े नहीं है। ऐसे भी लोगों से आप मिले होंगे, कभी ना कभी आप देखते होंगे, रोड से गुजरते हो तो आपके अगल बगल होंगे ही होंगे ऐसे लोग। तो उनको हम लोग कहते हैं वल्नरेबल सेक्शन। और उनको इस तरीके का जो है ना उनको इस तरीके का स्कीम्स के बारे में तो उनको दूर दूर तक कोई पता नहीं होता। तो उन तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? जरा रुकिए, यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए कि कल को आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग होंगे और आपको जो है इस तरीके का एक आपके ऊपर अधिकार होगा कि आप उस तरीके के बच्चों को, उस तरीके के लोगों तक ये स्कीम को पहुंचाना है। तो आप कैसे इस स्कीम को पहुंचाओगे? क्या एक एक के कान में जाके बोलोगे? वही शस्त्र बुद्धि वाला बात हो गया कि कान में जाके तो हर एक को नहीं बोलोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उपाय कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि उपाय ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बहुत सारे यार, ढेरों है। हर एक इंसान अगर सोचने बैठ जाए ना तो ढेरों सोल्यूशंस निकाल के ले आए। बट वही बात है कि लोग सोचते नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करते, बस अपना पेट भर गया तो शांत बैठ जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। और ये मेनली निकल कर आया है कोविड-19 ने जो है हमारे कंट्री का पोल खोल कर दिया। अब आप सोचो, आज की डेट में हम लोग जो है सारे कंट्री अपने यहाँ कोविड सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करके बैठे हैं और हम लोग जो है टॉप सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस इतना बढ़ रहा है। एक समय तो टॉप था, लेकिन चलो लास्ट 2 डेज से जो है यूएस हमें जो है फिर से पीछे कर दिया है। यूएस फर्स्ट नंबर पे है, हम लोग सेकंड नंबर पे है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ऐसे कैसे हो गया? लॉकडाउन तो सही समय पे लगाए, तो उस समय तो इंडिया की बहुत वाहवाही हो रही थी, लेकिन आज की डेट में आप देखो कि वही उल्टा हो गया। अर्थव्यवस्था इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि हमारे कंट्री में लॉकडाउन भी नहीं लगाया जा सकता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत सारी इसके पहलू है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, फिर ये एक क्रिटिक्स का क्रिटिक्स हो जाएगा, बट कोई नहीं। वे फॉरवर्ड में देखिए सोल्यूशन बताया जा रहा है कि हमें एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स का अप्रोच लेकर चलना चाहिए। यानी कि लोगों का अधिकार है, लोग अगर उस तरीके के उनको खाना नहीं मिल रहा है ना, तो ये उनका अधिकार है कि वो अगर इंडिया के सिटीजन्स है तो उनको खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए। तो ये आप देखो कि इसको बेटर तरीके से रखो, यानी कि रियलाइज़ करना है कि लोगों की राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही जो मार्जिनलाइज्ड है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि उनको मिनिमम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी तो उनको एश्योर्ड कराना ही है। और जो यहाँ पे पब्लिक सेटलमेंट है ना, उसको बेटर तरीके से जो है पब्लिक एंटाइटलमेंट्स है जो है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से डिस्पर्स करना है। साथ ही स्पेसिस जो यहाँ पे पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेट होगा ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होगा। अब 2 कंसेप्ट आता है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ सारे स्कीम्स को बनाए और इम्प्लीमेंट करे और किसी को अधिकार ना दे, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सारे स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, पंचायत और आपको म्यूनिसिपल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है ना कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और चीज़ों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक काम करने के तरीक़ों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो और भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जो है सारे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथन करने का। वही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ कि पीडीएस किसके अंदर आता है। आप कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे ना, तो पीडीएस की पूरी जिम्मेदारी आपके अंदर आएगी कि इसमें कितने लोग इंक्लूड हुए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग इंक्लूड हुए हैं, कौन बाहर रह गए हैं, किनको कितना भोजन अनाज प्रोवाइड करना है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनका बहुत ज़्यादा उन पे फोकस किया जा रहा था कि वो अपनी जगह पे लोगों को कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था कंप्लीट, जो है सारे दुकान बंद हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका था। तो उन तक जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि रात रात तक जग के उनको भोजन तक प्रोवाइड किए। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब आप देखो कि भीलवाड़ा मॉडल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा सडन शूटअप हो गया था। लेकिन वहाँ पे आप देखो टीना दाबी अगेन एक बार न्यूज़ में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे स्कीम्स लेकर चले। वहीं आप डीएम हरिद्वार की आप बात कर सकते हो, जो कि दीपक रावत जी है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी भी वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कल को आप जो फील्ड वर्क करोगे तो उसमें आपको क्या क्या काम करना है। तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो, और आप लोग यहाँ पर छोटी सी बात लेके बैठ जाते हो कि किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। तो फिर आप लोग कैसे इसको हैंडल कर पाओगे, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप हैंडल कर पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेटर बात यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, वल्नरेबल सेक्शन को यहाँ पे पार्टिसिपेट कराना है, यानी कि उनकी इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर स्पेशल फोकस करना चाहिए।
कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो पेंडेमिक है वो एक तरीके का अपॉर्चुनिटी दिया है। चलिए ठीक है, पेंडेमिक के कारण हमें अपने कंट्री में जो भी लूप होल्स था वो तो पता चला, लेकिन इसके साथ साथ आप पॉजिटिव एंगल सोचोगे तो एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे कि चलो जो हमारे कंट्री में लूप होल्स था एक्चुअली वो सामने तो आया, अब उसमें क्या करना है, वर्कआउट करना है, काम करना है। जस्ट वैसे ही जैसे आप अपना प्रीलिम्स देकर आए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाली है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बैठो, आराम से सोचो, पेपर को एनालाइज करो, अपनी वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको सामने लेकर आओ, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की उसको जॉट डाउन करो और उसको एनालाइज करो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। प्रीलिम्स हुआ, आपको पता चल गया कि आपकी तैयारी कितनी थी और कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो इस तरीके से आप लोग जो है खुद को रियलाइज़ कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि पेंडेमिक के कारण हमें चलो खुद कुछ अच्छा तो पता चला, अगर पेंडेमिक नहीं आता तो ये सारी जो लूप होल्स है वो आगे भी कंटिन्यू होता, तो ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग को एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इंक्लूजन और ह्यूमन अप्रोच लेकर चलना है, वो भी यहाँ पे सोशल जो वेलफेयर दिया जा रहा है उसकी ज़रूरतों को। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, आपको कुछ एक अलग एंगल देखने को मिला कि हमारे सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या लूप होल्स था। कमिंग टू द सेकंड आर्टिकल जो कि है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ध्यान से इसमें आप लोग सुनने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, जो भी बच्चे मेंस लिखने वाले हैं। तो अच्छा, मैं ये एक सोच रही थी कि डेली आप लोग को एक आंसर राइटिंग के लिए क्या क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं कि आप लोग उसको लिखो, अपने से ही लिखो, क्योंकि आपको अगर लिख कर उसको चेक कराना है तो उसके लिए हमारे चैनल पे एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको वो प्रोग्राम को ज्वाइन करना है कि आप डेली आंसर लिख कर जो है हमें भेजोगे, हमारे द्वारा यहाँ पे चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में क्या त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, आपको किस तरीके से उसको ठीक करना है, तो आप हमें मेल कर सकते हो। ऋषिका CH है, ऋषिका CH77@gmail.com। तो उसमें क्या होगा ना कि आप अपना आंसर लेके भेज सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस प्लेटफॉर्म में भी मैं फ्री प्रोवाइड करूं कि मैं बस आपको क्वेश्चंस दूं, उसके आंसर आप लोग खुद लिखो, जिससे क्या होगा कि एक पंक्चुअलिटी हो जाएगी कि आप लोग अपना आंसर भी लिख रहे हो। तो वो अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं सोच रही थी, लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा लोग अगर उसके लिए हाँ करोगे तो ही मैं उस इनिशिएटिव को स्टार्ट करूँगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है कि रिसेंटली अभी ये आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक पायलट मोड पे इसको स्टार्ट किया गया है, वो भी 6 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि पायलट मोड क्या होता है। 6 यूनियन टेरिटरीज़ को ही यहाँ पे चूज़ किया गया, यानी कि एक लिमिटेड एरिया में किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना और चेकआउट करना कि ये स्कीम जो है सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि ये 6 यूनियन टेरिटरीज़ में ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कुछ महीने तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें जो भी आपका प्रोविज़न रखा गया था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि यहाँ पर आपका पायलट बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया है। अब कुछ और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे न्यू डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ, यानी कि 2017 का एक कानून है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसके साथ यहाँ पे लाया जाएगा। और एक यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम यहाँ पे आपका बनाया जाएगा। और इसका एम होगा कि हमारे कंट्री में जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको डेवलप करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि नया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, और यहाँ पे एक अथॉरिटी होगा यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी होगी। साथ ही डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी 2017 का कानून है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, ये आप देखोगे कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे एक विजनरी डिजिटल फ्रेमवर्क, जिसको कि नेशनल हेल्थ स्टैक, ये 2018 में लाया गया था। फिर उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो इस मिशन का है उसको यहाँ पर प्रिपेयर किया गया। अब इसके साथ यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसका एम है कि जो गैप है, यानी कि जिस तरीके का भी यहाँ पे हेल्थ में गैप है कि हेल्थ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करना और लोगों को जो हेल्थ सर्विस की ज़रूरत होती है, इन दोनों में बहुत बड़ी गैप दिखने को मिलती है। तो इसको कम करना है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स है, सिटीजन्स है, इनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा और एक अच्छा खासा इंटीग्रेटेड, यानी कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, विज़न क्या है कि यहाँ पे एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है पूरी तरीके से जो कवर करना है लोगों को, इफ़िशिएंट, एसेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल और टाइमली और सेफ मैनर में यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। एक बहुत बड़ा विजन से इसको ध्यान रखिएगा। अब इस इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इकोसिस्टम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले सिटीजन्स और पेशेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स होंगे। प्रोवाइडर्स कौन कौन है, आपको कौन कौन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, साथ ही साथ लॉब्स है, फार्मासीज है, वेलनेस सेंटर है।
सेकंड है कि अलाइड प्राइवेट एंटिटीज़ भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनके साथ साथ आपको प्राइवेट एंटिटीज़ भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंश्योरेंसर्स है, टीपीएज है, और साथ ही हेल्थ टेक कंपनीज़ भी हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी होंगे, जैसे कि डॉक्टर्स तो होंगे ही, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के, आयुष के, और अदर कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि प्रैक्टिशनर भी होंगे। साथ ही एनपीओ भी होंगे, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कुछ एसोसिएशन भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट एनजीओज भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, यहाँ पे प्रोग्राम को मैनेज करना है, साथ ही रेगुलेट भी करना है इस तरीके के प्रोग्राम को। साथ ही पॉलिसी मेकर्स होंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है जो कि दोनों मिलकर यहाँ पे जो है पॉलिसी बनाएंगे हेल्थ केयर सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसी के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे कि 6 जो यूनियन टेरिटरीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कहाँ कहाँ है। सबसे पहला है चंडीगढ़, उसके बाद है लद्दाख, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी को, स्टेट को यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया गया है। तो एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, बट यहाँ पे लद्दाख को चूज़ किया गया। थर्ड है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पहले ये अलग अलग था बट अब यहाँ पे सब कुछ एक हो चुका है। पुदुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और लक्षद्वीप है। तो ये अब एक 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या रखा गया है इसके अंदर। सबसे पहला है बिल्डिंग ब्लॉक्स और डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले हेल्थ आईडी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सारे जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि मैं कब कब मेडिकल टेस्ट कराती हूँ, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस भी, मान लीजिए कि कोई भी अगर मुझे बीमारी है जैसे शुगर है विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो आज नहीं तो कल तो होना ही है, तो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस जो भी होंगे वो मेरा यहाँ पे हेल्थ आईडी में रहेगा। डायग्नोसिस, कितने बार किसी भी चीज़ के लिए मैं डायग्नोस कराई हूँ, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट अगर मेरा चल रहा है तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो हेल्थ आईडी में इंक्लूड होगा। इसको यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस में किया जाएगा। वॉलेंट्री कहने का मतलब है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ आईडी मुझे लेना चाहिए तो मैं ही लूँगी, ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है या कंपलसरी है सरकार के द्वारा, नहीं, मेरा मन करेगा तो ही मैं यहाँ पे हेल्थ आईडी ले सकती हूँ। तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन होंगे मेरे हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे डिजी डॉक्टर होंगे, जैसे डिजी लॉकर है आपका, ऑनलाइन आप देख सकते हो कि अपना डॉक्यूमेंट्स को आराम से आप लोग स्कैन करके रख सकते हो, जैसे डीएल वगैरह हो गया, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो स्कूल की आपके कुछ जो 10th 12th की सर्टिफिकेट होती है, कॉलेज की कुछ डिग्री सर्टिफिकेट्स होती है, आप जब वहाँ जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की कुछ सर्टिफिकेट्स होती है, तो उन सबको हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डिजी लॉकर में आप लोग आराम से उसको स्कैन करके रख सकते हो। उसी तरीके से डिजी डॉक्टर बनाया गया है, एक सिंगल और अपडेटेड रिपोजिटरी है सारे डॉक्टर्स का, जिसको कि हमारे नेशंस में इनरोल किया जाएगा, जैसे कि उनका नाम, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से आप डॉक्टर्स के बारे में भी आप पूरी तरीके से देख सकते हो। साथ ही हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, एक सिंगल रिपोजिटरी होगा सारा हेल्थ फैसिलिटीज़ का, पब्लिक और प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल्स है उनके बारे में। साथ ही पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा हेल्थ का, जिसमें कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा किसी भी इंडिविजुअल का जो कि मल्टीपल सोर्सेज से हो, और इसको मैनेज किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, वो भी इंडिविजुअल के द्वारा ही। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड अपना अपना जो है हर एक इंडिविजुअल अपना जो है वो उसको मैनेज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल यहाँ पे रिपोर्ट भी है, रिकॉर्ड भी है। तो मेडिकल रिकॉर्ड है, यानी कि एक डिजिटल वर्जन है, किसी भी जो पेशेंट का चार्ट होता है ना, तो उसका एक डिजिटल वर्जन होगा। जैसे कि आप कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो, आपके रिलेटिव हॉस्पिटलाइज्ड हुए होंगे, तो एक आपका चार्ट प्रिपेयर होने लगता है, वो पेन पेपर में होता है, तो उसको अब डिजिटलाइज किया जाएगा, और इसमें पेशेंट की जो मेडिकल और जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है वो भी सिंगल हेल्थ फैसिलिटी में उसको क्रिएट किया जाएगा। साथ ही कंसेंट मैनेजर और गेटवे होगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे कंसेंट मैनेजर और गेटवे के द्वारा यहाँ पे कंसेंट किया जाएगा, जहाँ पे हेल्थ रिकॉर्ड को सिर्फ यहाँ पे इशू किया जाएगा और पेशेंट कंसेंट के साथ ही इसको देखा जाएगा। यानी कि कोई भी पेशेंट है, उनके अगर कोई भी रिकॉर्ड है तो सिर्फ पेशेंट के द्वारा ही, अगर वो बोलते हैं देखना है, या इसको मतलब कि पेशेंट के ही द्वारा ही यहाँ पे कंसेंट लिया जाएगा, तभी इसको इशू किया जाएगा और देखा भी जाएगा। तो ये सब यहाँ पे हो गया डिजिटल सिस्टम, जो कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर रखा गया है। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर रखा गया है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और भी बातें हैं। एक सेकेंड, एक तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर, जिसमें कि यहाँ पे जो हेल्थ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको डिज़ाइन किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, रोल आउट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ फेडरेटेड आर्किटेक्चर भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, कुछ यहाँ पे जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर है, या फिर यहाँ पे हेल्थ आपका जो है फैसिलिटी है, ये सब जो है इसको ओन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा और मेंटेन भी किया जाएगा। सारे अदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको डिज़ाइन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे रीजनल, स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूशन लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होगा। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, जैसे कि पीएचआर और ईएमआर है यहाँ पे, जैसे कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है। तो ये सब जो है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी यहाँ इसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन जो सैंड बॉक्स है ये भी रखा जाएगा, इसको भी सेटअप किया जाएगा, जो कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जिसमें कि सारे जो डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो कि अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि आईडी दिया जाएगा, आपका जो है यहाँ पे पीएचआर, ईएमआर, ये सारी चीज़ों को एक जगह आपका इंटीग्रेट किया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड है और जितने भी यहाँ पे गाइडलाइंस है उसके साथ कंप्लाइंस करना है इस सैंड बॉक्स को भी। इसको यहाँ पे जो डेवलप किया जाएगा, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को जो डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे एक इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट करके यहाँ पे, जिसको कि मीटी के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, तो इसके द्वारा यहाँ पे आपका जो है डेवलप किया जाएगा। अब व्हाट इज़ यहाँ पे इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है क्या? तो ये एक सेट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक है, यानी कि जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी, एफिशिएंसी फोकस किया जाएगा और हमारे सिटीजन्स को क्या क्या हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी चाहिए वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। एक अच्छा खासा आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है इससे क्या क्या बेनिफिट है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि हमें जो है अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, हमारा सपना था 2024 तक, पता नहीं अब ये सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कोविड-19 ने पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया, बट कोई ना। तो यहाँ पे हमारा जो सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना, तो उसके पहले सबसे बेसिक चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा कि यहाँ पे डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो इसका क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला है कि एक इंक्लूसिव हेल्थ केयर होगा, यानी कि जैसे कि टेलीमेडिसिन आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन मेडिसिन, प्रैक्टो वगैरह ऐप का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें जो है आपको दवा वगैरह सब मिल जाएगा। तो ये एक इंक्लूसिव हेल्थ केयर होगा, यानी कि टेलीमेडिसिन भी होंगे, जो कि अर्बन रूरल हेल्थ केयर का जो यहाँ पे आपका डिवाइड देखने को मिलता है कि अर्बन जितने भी लोगों को अगर अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया में आते हैं, तो इस चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में ही जो लोग होंगे वो टेलीमेडिसिन के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन डॉक्टर्स के थ्रू वो वहाँ पे भी अपना चेकअप करा सकेंगे और उनको जो भी सजेशंस है वो ले सकेंगे। सेकंड है कि बेटर यूटिलाइजेशन होगा, अगर डेटा रहेगा यहाँ पे लोगों के पास, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर हेल्थ आईडी लेती हूँ तो हेल्थ आईडी में मेरे सारे पास्ट रिकॉर्ड भी होंगे, तो अगर इस हेल्थ आईडी के थ्रू जो है अगर मान लीजिए कि मुझे फिर से शुगर की चेकअप करानी है और अगर मेरा शुगर अगर सूटअप हो जाता है तो वो उस डॉक्टर को समझने में हेल्थ आईडी कार्ड से ही वो समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, कार्ड तो नहीं, हेल्थ आईडी बोल सकते हैं, आईडी से ही अगर मेरा लॉगिन करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं लास्ट टाइम कब चेकअप कराई थी, कितना मेरा शुगर था, कब से कब तक क्या क्या था, किस अगर मैं किसी और चीज़ के लिए, किसी और बीमारी के लिए अगर ट्रीटमेंट करा रही हूँ तो उसका क्या क्या किस तरीके से रिकॉर्ड रहा है। तो अभी आप लोग क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले का जो जितना भी रिपोर्ट होता है उसको आप कैरी करके ले जाते हो, तो वो क्या होता है ना कि हर समय आप अपने रिपोर्ट को जो है बड़े बड़े एक्सरे वगैरह ये सब कैरी करके चलते रहते हो, तो अब वो भी झमेला खत्म हो गया। आप बस जाओ, उठ पुट के जाओ, अपना जो आईडी है उसको बताओ और आपका पहले का जो भी है वो आपको वहीं पे दिख जाएगा। हर समय जो है आपको सजा के संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना भी एक्सरे वगैरह, एमआरआई या सिटी स्कैन ये सब होता है तो उन सब की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। जहाँ पे भी आप न्यू डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको भी लेकर जाना पड़ता है, तो वो सारा झंझट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो मॉडर्न बिग डेटा एनालिटिक और जो मशीन लर्निंग टूल्स है उससे हम लोग जो डेटा है हेल्थ केयर का, तो उसको एक अच्छी तरीके से हम लोग इस्तेमाल तो कर सकते हैं, साथ ही कॉस्ट एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं। और जो यहाँ पे आप देखते हो कि हेल्थ केयर में अगर किसी भी तरीके का आपको बीमारी हो गई तो आप समझ लो कि आपका तो जेब ढीला हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ का टेस्ट कराने में, उसको डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट कराने में, मेडिसिन खरीदने में, क्योर करने में बहुत ज़्यादा पैसे की खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक अनुमान भी लगाया जाएगा कि अच्छा इस तरीके की बीमारी में जब इतना खर्च हो रहा है तो उसको और कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सके, ठीक है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हेल्थ केयर मार्केट में निकल कर आएगा, अच्छा खासा एक मेडिकल रिसर्च भी होगा और एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम्स यहाँ पे आएगा हमारे यहाँ। साथ ही यहाँ पे स्कीम्स और पॉलिसी का भी बेटर तरीके से इंप्लीमेंट होगा। जब सारी चीज़ें डिजिटाइज हो जाती है ना तो वहाँ पे करप्शन की चांसेस जो है ना के बराबर होती है। तो जब करप्शन की चांसेस ना के बराबर होती है और डिजिटाइज होने के साथ साथ आपका पंक्चुअलिटी भी हो जाता है, चीज़ें अच्छी तरीके से अरेंज होने लगती है, डेटा का जो अवेलेबिलिटी है वो एक सही तरीके से होने लगता है, तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से
होने लगेगी तो ऑब्वियस है कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर तरीके से होने लगेगा। साथ ही सिटीजन्स को भी अनेबल किया जाएगा कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यहाँ पे बनाएं। यानी कि आप देखो कि जो इन्फॉर्मेशन और जो सोर्सेज है, सिटीजन्स जो है अपने चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन सही डॉक्टर के पास जाए। कोई भी एक बीमारी है तो लोग जो है 4-5 डॉक्टर के पास भटकने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन अच्छे डॉक्टर है, किसी का दवाई सूट करता है, किसी का दवाई सूट नहीं करता। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम भी है लोगों को। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर हो पाएगा, क्योंकि आईडी होगा और ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन आप देख सकते हो कि जैसे डीजी डॉक्टर है, तो इसमें सारे डॉक्टर्स के बारे में अगर आपको आई चेकअप करानी है तो आप एक बार आई चेकअप डालो और अपने एरिया में देख लो कि हाँ कौन कौन डॉक्टर है, कितना वो पढ़े हैं, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो उससे क्या होगा ना कि पीपल्स का रेटिंग भी होता है, जस्ट लाइक प्रैक्टो में भी आप वही चीज़ें देखते हो उस ऐप में। तो अगर आपने यूज़ किया है तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, अदरवाइज़ नहीं यूज़ किए हैं तो ये जस्ट लाइक डीजी डॉक्टर जैसा होगा, जिसमें कि सारे डॉक्टर्स की इनलिस्ट की गई होगी कि वो कितने कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। कुछ लोगों की फीडबैक भी वहाँ पे होगी, जिसको आप पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट भी कर सकते हो, रिलाय भी कर सकते हो। तो फाइंड आउट कर सकते हो एक राइट डॉक्टर को, तो ये भी हेल्प हो पाएगा। साथ ही हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो पाएगी। ऑब्वियस है कि हेल्थ केयर सर्विस इम्प्रूव हो पाएगी ही, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ आईडी है तो डॉक्टर को ये समझने में कि आपको क्या बीमारी है आपसे पूछने से बेटर है कि वो अपने आपके जो हेल्थ आईडी होगा ना उसमें सारी चीज़ें देख लेंगे। क्योंकि आपसे पूछते ही है, फिर आप लंबा चौड़ा डिस्क्राइब करते हो कि डॉक्टर ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये सारे ऐसे वैसे से जो है ना आप कुछ मिस आउट भी कर जाते हो, पूरी चीज़ें नहीं समझा पाते हो और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिलता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो क्या पता कि वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाए एक बेटर तरीके से। जो है सारी रिपोर्ट अगर सामने रहती है ना तो डॉक्टर को उस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है रैदर देन आपकी बातों से। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है कि जब डॉक्टर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पेशेंट को अच्छा डॉक्टर मिल पाएगा अपने हिसाब से, अपनी सेटिस्फैक्शन से जब अच्छे डॉक्टर मिल पाएंगे और डॉक्टर को यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो एक बेटर जो है हेल्थ केयर सर्विस निकल कर आएगा ही। साथ ही साथ जो रिस्क है गवर्नमेंट के लिए और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए वो कहीं ना कहीं कम होगा। और उसके बाद आप देखो कि मेडिकल जो टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिल पाएगा। यानी कि आप देखो कि एक नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम जो है ना ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट भी करता है। तो एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे यहाँ आएगा, कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। तो इससे हमारा ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट होगा। साथ ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इसमें हम लोग का टारगेट है 2030 तक इसको अचीव करना। तो ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ना, इससे एक मेजर देखने को मिलेगा कि अचीवमेंट किस में होगा, 3 आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3, जिसमें कि गुड हेल्थ प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ये भी काम हम लोग कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत हम लोग कर सकते हैं। फिनेंशियल रिस्क जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार बोली ना, आपका एक बार अगर कोई बीमारी हो गया, डिटेक्ट हो जाता है कि आपको शुगर है, यानी कि आप समझ लो कि आप जितना भी कमा रहे हो ना उसका 20% पैसे जो है आप लोग रख लो अपने शुगर के लिए, क्योंकि जब तक आपको जिंदा रहना है तब तक आपको शुगर की मेडिसिन तो खाते रहनी है। यानी कि आपका जो है एक जगह जो कटौती शुरू हो गई, आपके पैसे ढीले होने लगेंगे, जेब ढीले होने लगेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस है। बात तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं अभी तक कि ये बेनिफिट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, चैलेंजेस होता है, इश्यूज़ होता है, उसको ओवरकम करना ही होगा। जैसे आप लोग सोचते हो कि यूपीएससी क्रैक करनी है तो चलो ये किताब पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, जीसी लियोंग पढ़ लेंगे, हिस्ट्री की तमिलनाडु पढ़ लेंगे, सविंदर सिंह पढ़ लेंगे, क्या ना जाने क्या क्या पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस आते हैं, बैरियर आता है, इश्यूज़ आते हैं। कभी आपको पढ़ने का माहौल नहीं मिलेगा, कभी आप किसी और चीज़ के कारण डिस्टर्ब हो गए, कभी आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएगा, कभी घर से प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी आपको रहने में नहीं अच्छा लगेगा, कभी खाने में नहीं अच्छा लगेगा, कभी मूड स्विंग्स होते रहेगा। सो मेनी प्रॉब्लम्स है कि नहीं। वैसे ही हमारे यहाँ स्कीम्स को लेकर भी होता है। सबसे पहला कि फेडरल नेचर ऑफ हेल्थ केयर है। अगर आप हेल्थ इंडिया में देखोगे तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस है, इम्प्लीमेंटेशन है, रेगुलेशन है, ये फ्रेगमेंट हो जाता है, स्टेट और सेंटर के बीच में आ जाता है। तो अगेन ये फेडरल नेचर के आप देखोगे कि प्रॉब्लम हो जाता है। डिजिटल डिवाइड है। बात तो हम लोग कर लिए कि चलो डिजी डॉक्टर होंगे, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो डिजी लॉकर को भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग में से बताइएगा कि जो भी आज तक डिजी लॉकर को यूज़ किए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। इससे पता चल पाएगा कि कितने बच्चे जो है डिजी लॉकर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डिजी लॉकर का इस्तेमाल कीजिए। तो डिजी लॉकर के बारे में ज़्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है। मैं अपने कितने फ्रेंड्स को बताई हूँ, वो लोग तो जानते ही नहीं है। डिजी डॉक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा? ये जो ऑनलाइन हम लोग इतना तोता पालते हैं, आपको लगता है कि ये जो हम लोग डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, हमारे कंट्री में मोर देन 60% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते। समझ पा रहे हैं आप लोग? 60% से ज़्यादा लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इंटरनेट कनेक्शन किसी के पास है तो उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इतना ज़्यादा ये भी एक वन ऑफ द लूप होल है जो कि हम लोग मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, तो आपको भी कभी ना कभी पढ़ने को मिलेगा ही, इस आर्टिकल में आ ही जाता घूम फिर के सारी बातें। तो ये चीज़ें एक रियलिटी है हमारे इंडिया का। हम लोग बात करें डिजिटाइजेशन का, तो आप सोचो कि अर्बन एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, साथ ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये डिजिटल डिवाइड में अगर हम लोग जो हेल्थ केयर रिफॉर्म भी लाना चाह रहे हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो ये कितना सक्सेस हो पाएगा जब हमारे कंट्री में 100% डिजिटाइजेशन नहीं है। तो थर्ड है यहाँ पे कि हाई कॉस्ट है, यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं ना, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा खर्चा करेगा कौन हमारे कंट्री में, जब आज के डेट में हमारी इकॉनमी डूब चुकी है, हमारा जीडीपी डाउन हो चुका है, हमारा जो इकॉनमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा। एक अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे तभी हमारे यहाँ जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो पाएगा। साथ ही ह्यूज रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ। एक अच्छे डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि WHO का कहना है कि 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे यहाँ आप देखोगे कि 1800 या फिर 2000 नहीं, 1800 ठीक है, 1800 में आप देखोगे कि एक डॉक्टर है। तो ये हमारे यहाँ जो है दुर्दशा, यानी कि डॉक्टर की कमी भी इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्किल्ड डॉक्टर की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप लोग देखो कि डिजिटल कर देना है सब कुछ। एक दिन कल ही मैं आपको साइंस एंड टेक की लेसन दे रही थी ना, जिसमें मैं बताई थी कि जो हमारा एक डेटा बैंक, DNA डेटा बैंक बनाया जाएगा। तो हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन का तो कानून आया नहीं। अब DNA डेटा बैंक को कौन प्रोटेक्ट करेगा। साइबर थ्रेट इतना ज़्यादा होता है, मालवेयर अटैक हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया, पेगासिस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इन सब से कौन बचाएगा। अगर डिजिटल हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को इसी तरीके से कैप्चर करते रहेंगे तो उसको बचाएगा कौन, ये बताइए। इसलिए हमारे यहाँ हाई लेवल का साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस अच्छे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की तो हमारे यहाँ कमी है, फिर कैसे हो पाएगा। साथ ही प्राइमरी हेल्थ केयर की हमारे यहाँ कमी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, जैसे कि पुअर का, गरीब लोगों का डेटा कलेक्ट करना, या फिर एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। हेल्थ केयर फैसिलिटी की कमी देखने को मिलती है, स्टाफ की कमी देखने को मिलती है। तो फिर कैसे ये पूरा हो पाएगा। साथ ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आप देखोगे कि अप्रहेंशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो लिटिगेशन का डर होता है, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें, न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज कैसे करें, इतने महंगे होते हैं। साथ ही प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी इश्यूज तो एक अलग तरीके का है। हेल्थ आईडीज़ की बात करते हैं, जिसमें कि बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगा इंसान का। तो पर्सनल डेटा को जो यहाँ पे सिक्योर करने की बात की जा रही है, क्या हमारे सरकार में आज के डेट में इतना सक्षम है कि वो हमारे पर्सनल डेटा को सिक्योर कर सके। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के डेटा को तो वो सिक्योर ही नहीं कर पा रहे, फिर हमारे इस तरीके से पर्सनल डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ कि मैं भी यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन कानून आना चाहिए, जिसके थ्रू ये इंश्योर कराया जा सके, एक लोगों के अंदर ट्रस्ट हो कि आप लोग का डेटा जो है सिक्योर है। अगर आपके अंदर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप लोग क्यों इस तरीके से कहीं पे भी अपनी इन्फॉर्मेशंस को देते चलोगे, नहीं ना दोगे। और ऊपर से ये वॉलंटरी नेचर का है, तो ऑब्वियस है कि वॉलंटरी नेचर का है, तो जब तक मुझे ये इंश्योर नहीं होगा, मैं जब तक ये इंश्योर नहीं होंगी कि मेरे जो यहाँ पे हेल्थ आईडी में जो इन्फॉर्मेशंस होंगे वो सिक्योर है 100%, उसका कहीं से भी मिसयूज़ नहीं होगा, और मिसयूज़ होगा तो उसके अगेंस्ट पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो जब तक मुझे इस तरीके का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो मैं तो हेल्थ आईडी लेने से रही। तो यही चीज़ें बात आ जाती है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा, जिससे कि यूज़र की कॉन्फिडेंस बढ़ सके। वही चीज़ है कि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सरकार के ऊपर, तब तक मैं हेल्थ आईडी कार्ड नहीं ले सकती। सेकंड है कि स्ट्रिक्ट प्राइवेसी रिलेटेड गाइडलाइंस लाना चाहिए, यानी कि जैसे कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिक्स है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर हम लोग डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस की बात कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ केयर को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो है इतना बातों को ध्यान में रखना ही होगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक होना चाहिए, जैसे कि डी आइडेंटिफिकेशन है, इंक्रिप्शन है, तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड होनी चाहिए। यानी कि आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद नहीं आइडेंटिफाई करना है तो ये भी प्रोसेस हो, साथ ही साथ इंक्रिप्टेड हो। जैसे कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशंस है, जैसे माय नेम इज़ ऋषिका, तो ऋषिका को अगर यहाँ पे आपका आईडी में आ रहा है तो वो इंक्रिप्ट होकर आना चाहिए, नॉट ओनली ऋषिका, ये एक कोड में चेंज हो जाना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 हो या फिर XYZ हो, इस तरीके से कोडिंग फॉर्म में होना चाहिए, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है हैकर्स को हैक करने में।
मेंटेन करना है टेक्निकल सॉवरेनिटी, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है आप देखो कि हमारे यहाँ का खुद का इंडिजिनस इनोवेशन जो हेल्थ टेक में है वो पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो, स्टार्टअप्स के द्वारा हो। तो हमें अपने कंट्री की टेक्निकल सॉवरेनिटी को भी यहाँ पे मेंटेन करना है। कुछ स्पेशलाइज सिस्टम्स को भी यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहिए। साथ ही आप देखो कि टेली मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हम लोग इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट कर सके, लोगों तक इसको पहुँचा सके, तो बहुत अच्छा होगा कि घर में बैठे जो है लोग इसको इस्तेमाल करें और इसके थ्रू जो है अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको बात करें, और जो भी मेडिसिन वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से उनको सजेशन भी मिल सकता है। साथ ही एक्सपीरियंस जो आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये सक्सेसफुली यूज्ड हुआ है। यहाँ पे जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी अवेलेबल है, जिसके थ्रू इंड टू इंड सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और एक पेपरलेस पेमेंट यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आज के डेट में सिक्योर है, इसमें कोई भी आपको झोल नहीं आज के डेट में सुनने को मिला है। तो इससे हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि आयुष्मान भारत का यहाँ पे एक्सपीरियंस को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। साथ ही एक स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना है, और ये जो आपका पोर्टेबिलिटी है इस तरीके का रिकॉर्ड को उसको ईज़ करना है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को यहाँ पे ट्रेन करना होगा, यानी कि अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, ऐसे प्रोफेशनल हो जो कि बेटर तरीके से ऑनलाइन डेटास को यूज़ कर सके, हमारे डिजिटल डेटास को यूज़ कर सके, और डिजिटल डेटास को वो हैंडल भी कर सके। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे ज़रूरत है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो रिमार्केबल मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, और हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कि हम लोग अपने कंट्री के हेल्थ सिस्टम को जो है ना और बेटर तरीके से यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सके। तो एक डिजिटल जो हेल्थ इकोसिस्टम की बात की जा रही है, ये हमारे यहाँ का एक पोटेंशियल है जिसमें कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर की इनिशिएटिव क्या क्या है डिजिटल हेल्थ में, तो काफ़ी अब तक जो है बहुत सारे आप देखोगे कि इनिशिएटिव लाया गया है डिजिटल हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है कि 2 टाइप का टेलीमेडिसिन सर्विस आपको दिया जाता है। एक तो डॉक्टर टू डॉक्टर है, यानी कि एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो ई संजीवनी के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपका कोविड-19 के टाइम में लाया गया है। साथ ही साथ पेशेंट टू डॉक्टर है, ई संजीवनी ओपीडी है, जिसमें कि अगर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मोर देन आप देखोगे कि 1.5 लाख टेली कंसल्टेशंस जो है अब तक कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मेरी मम्मी जो शुगर से डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी मैं इसी तरीके से इस कोविड-19 के टाइम में टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल की हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और बेटर भी है, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी। साथ ही ई हॉस्पिटल है, यानी कि आईसीटी बेस्ड ये हॉस्पिटल मेजरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। स्पेशली ये आपका जो बनाया गया है ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स में बनाया गया है। मेरा अस्पताल है, ये एक पेशेंट का फीडबैक सिस्टम है, यानी कि बहुत सारे अगर आपको इस हॉस्पिटल में जाते हो किसी भी रीज़न से, अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी और चेकअप के लिए जाते हो, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस के लिए जाते हो, तो आपके पास एक फीडबैक आ जाता है। आप समझ जाते हो कि आपको वहाँ पे कैसा सर्विस मिला। तो अगर आप उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो, कुछ भी अच्छा या बुरा भी था तो बुरा भी लिखना चाहते हो, तो इसको फीडबैक आप मेरा अस्पताल में आप लिख सकते हो। एक पोर्टल है ये। साथ ही ई सुश्रुत है, सुश्रुत है, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसको कि सीडैक के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। फिर यहाँ पे ईविन है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहते हैं। ये हमारे यहाँ का जो है ये डेवलप टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिसमें कि वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज किया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है कि कोल्ड चेन में इसका टेम्परेचर कितना है, वो भी स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू। तो ईविन भी याद रखना है। साथ ही हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ पोर्टल है। इसका एम है कि एक सिंगल पॉइंट एक्सेस होना चाहिए, जितने भी ऑथेंटिकेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन है सिटीजन्स का, स्टूडेंट का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, रिसर्चर्स का, तो इसका एक जगह यहाँ पे रखना है। यूज़र्स जो है वो अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन को वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको यहाँ पे पर्टेन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जितने भी हमारे यहाँ डिजिटल सर्विस यहाँ पे आज तक प्रोवाइड किया गया है, बहुत तेज़ी से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको भी आप लोग एक जगह नोट डाउन कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी हेल्प होगा आपको आपके मेंस आंसर राइटिंग में। मैं आप लोग को एक वीडियो इसके बाद आपका आएगा, कल शायद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि टॉप जितने भी इस बार 2020 के जो जितने भी टॉपर्स हैं ना, उनकी मैं मार्कशीट को डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो पर्सनल टेस्ट होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करूंगी। उनके मार्क्स के जितने भी टॉपर्स हैं उनके मार्क्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल की भी मैं बातें करूँगी कि किस ऑप्शनल में कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो है हर एक साल आपका वैरी करता है। कभी आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री अच्छा ऑप्शनल हो गया, कभी एंथ्रोपोलॉजी अच्छा हो गया, कभी जोग्राफी अच्छा हो गया, तो उस पर भी मैं बात करूँगी। आप लोग की काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो जोग्राफी ऑप्शनल पर भी मुझे बात करना है। मैं सारे सोर्सेज वगैरह काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करूँगी मैं, ठीक है।
तो आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ अलग तरीके के वीडियो देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी। ये आपका लेसन तो डेली बेसिस पे आती रहेगा। उसके अलावा आपको मैं एक अलग से बताऊंगी, यूपीएससी के लिए काफ़ी क्वेरीज आपकी रहती है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट की हूँ, उसकी जवाब आप लोगों को ज़रूर देते जाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक है, तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। साथ ही आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा, नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक कीजिए। कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, अपने तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ क्या होगा कि आपको यहाँ पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, तो आपको ही हेल्पफुल होगा। साथ ही अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप हमेशा यहाँ पर वेलकम हो, आप आराम से लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।